हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी ऐसे से चल रही होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्कूल, मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 से, जो कि है जीवों में, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये शॉर्ट 2 है। आप लोगों के लिए है वही चीज़ इसमें है। ये इसमें कुछ मसालेदार चीज़ें मिलने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड में टपकने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे शेरों, ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी लेकिन मज़ेदार होगी। तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, दिल गुर्दा फेफड़ा अपने आप को, ठीक है, थाम के बैठिएगा। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो इसके पहले वाले शॉर्ट में पढ़ा था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो उसको आज इस वीडियो में भी कवर करते हैं, ठीक है। जैसे है इसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेनिफिट, यानी कि कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, कायिक जनन से लाभ क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहली अगर हम लाभ की बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले लाभ की बात करें, तो जिन पौधों में बीज नहीं होता, मतलब ऐसे पौधे जिन पौधों में बीज नहीं होता, उनमें कायिक जनन द्वारा जो है नए पौधे बनाए जा सकते हैं, यानी कि उगाए जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे पहला क्या बनेगा आपका, कि जिन पौधों में बीज नहीं बनता, उनमें कायिक जनन द्वारा नया पौधा उगाया जा सकता है। अब ऐसे कौन से पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए तुम्हारे अंगूर हो गया, अनानास हो गया। एग्जाम्पल में अंगूर और पाइनएप्पल, अनानास, ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या हो गई, पहली हानि तो ये हो गई। दूसरी हानि क्या होती है मेरे रसगुल्लों, ध्यान दीजिएगा। दूसरी हानि की अगर हम बात करते हैं तो वर्धी जनन, इसको कायिक जनन को वर्धी जनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धी जनन भी बोलते हैं कायिक जनन को। तो कायिक जनन द्वारा क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, थोड़े समय में एक नए जो है पौधे का निर्माण कर सकते हैं, एक नए पौधे को जो है उगा सकते हैं। यानी किसके द्वारा, इसके द्वारा, मतलब इनके द्वारा थोड़े समय में एक नए पौधे को उगा सकते हैं। समझ में आ गया, क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अगला क्या चीज कहता है कि इनको तो हम उगा सकते हैं, मतलब इनके उगाने में क्या होता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है, थोड़े समय में क्या कर सकते हैं, इसको हम उगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनमें जो है, इनसे जो उत्पन्न जो संततियां होती हैं उनमें भिन्नता नहीं होती, मतलब सभी नए पौधे मातृ पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि पितृ पौधे के सभी नए पौधे जनक के समान होते हैं। मतलब जैसे अगर गन्ना है तो गन्ना को बोओगे गन्ने की तरह ही होगा, उसको अगर बोया जाएगा तो गन्ना गन्ने की तरह ही उगेगा, अन्यथा वो उखड़ नहीं हो जाएगा, यानी कि वो लकड़ बग्गा नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो गन्ने की तरह ही उगेगा। उसके बाद क्या है कि इनके जो क्या होते हैं, फल होते हैं, इनके फल से जो बीज निकलते हैं, ठीक है, तो फल द्वारा उत्पन्न बीज जो होते हैं ये अच्छे गुण वाले, ठीक है,
यानी कि जो इनमें जो है समान गुण वाले नहीं होते। ठीक है, यानी आप क्या लिखेंगे कि फलों द्वारा उत्पन्न बीज समान गुण वाले नहीं होते। फलों द्वारा उत्पन्न बीज समान गुणों वाले नहीं होते हैं। ठीक है, ये रहा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये समझ में आया? मतलब जो इन पौधे से जो बीज बनते हैं उनमें जो है अच्छा गुण नहीं होता, यानी कि वो समान गुण के नहीं हो सकते। ठीक है, वो क्या होते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ गन्ने क्या होते हैं, मीठे होते हैं, कुछ गन्ने क्या होते हैं, मीठे नहीं होते, पानी टाइप लगते हैं। तो वही कह रहा है, ये समझ में आया? अब उसके बाद क्या है कि जो कायिक जनन होता है, इनसे जो उत्पन्न संतानें होते हैं, इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये बनाए रखते हैं। मतलब अपने ऐच्छिक लक्षणों को क्या कर सकते हैं, पौधे के ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया जा सकता है। क्या हो जाएगा, पौधे के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया जा सकता है। तो ये रहा इसके लाभ, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, क्या क्या लाभ होते हैं ये हमने आपको बताया। अब आगे हम चलते हैं जीवों में लैंगिक जनन देखते हैं। क्या देखते हैं, जीव के बारे में देखते हैं, यानी कि जो मनुष्य होता है उनमें कौन कौन से लैंगिक जनन होते हैं, जो कि हमने आपको बताया था। ठीक है, तो मनुष्य में क्या क्या, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें कौन से लैंगिक जनन होते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं मनुष्यों में लैंगिक जनन। तो मेरे रसगुल्लों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, अपने आप को ठीक है एकदम ऊर्जावान बना करके बैठिएगा, क्योंकि अब जो होगी ये ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जीवों में लैंगिक जनन की बात करें, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म की बात करें। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीवों में जनन, लैंगिक जनन हो जाएगा, लैंगिक जनन। तो ये हेडिंग है, मेन हेडिंग। अब इसके अंतर्गत हम बात करें लैंगिक जनन की, तो मैंने आपको बताया लैंगिक जनन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सुनना भी है। ठीक है, सुन लीजिए। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के ऐसे चीज़ों में होता है, मतलब ऐसे लोगों में होता है जिनमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो हम जीव की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक जायज़ सी बात है कि क्या होंगे, नर और मादा अलग अलग इसमें पाए जाते होंगे। मतलब इसमें क्या होता है, यानी कि जो जीव होते हैं, जीवों में अंतःजनन होता है। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कुछ जंतु जो होते हैं उनमें कौन सा जनन होता है, अंतः जनन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर जनन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाह्य जनन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारा घोंघा हो गया, जिसको बोलते हो घोंघा, ठीक है, और मेढक हो गया, इनमें क्या होता है, बाह्य जनन की प्रक्रिया होती है। बाकी सभी लगभग ठीक है, जो मनुष्य होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इनमें अंतः जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है मेरे रसगुल्लों, इतनी बात समझ में। आगे की बात अगर हम करें इसमें, ठीक है, इसमें लिंग कोशिकाएं होती है, जिसको बोलते हैं सेक्स सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सब कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, इनमें क्या चीज़ें होती हैं, जब ये अलग अलग होते हैं, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल ही भाषा में आपको। मान लेते हमने क्या कहा कि जो जीव होते हैं, मान लेते कुछ देर के लिए जैसे ह्यूमन है,
अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में दो चीज़ें होती हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। या मतलब एक नर होगा और एक मादा होगा। अब इनमें क्या होगा, नर युग्मक होगा और इसमें मादा युग्मक होगा। इसमें नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट, और इसमें क्या होगा, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। ठीक, अब जब ये गैमेट बनाएंगे, इसमें कौन से गैमेट होंगे और इसमें कौन से होंगे, ये तुम्हारे होंगे शुक्राणु। क्या होंगे, शुक्राणु होंगे। और ये क्या होंगे तुम्हारे, तो अंडाणु होंगे, स्पर्म होंगे और इसके ओवम होंगे। अब ये शुक्राणु जो होगा यहां से जब निकलेगा तो ये क्या चीज बनाएंगे, ये दोनों मिलेंगे, संलयित होंगे। क्या होंगे, संलयित होंगे। जब ये संलयित होंगे मेरे रसगुल्लों तो क्या बनाएगा, इसके जो युग्मक होंगे ये बनाएंगे युग्मनज, जिसको आप क्या बोलते हो, जाइगोट बोलते हो। ठीक है, अब ये युग्मनज के बाद क्या बनेगा, तो युग्मनज के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो बनता है भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण। अब भ्रूण के बाद क्या बनता है, तो ये बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, बच्चे का जन्म होता है। तो वही चीज हमने इसमें आपको बताया है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। मतलब आपको समझाएं, जैसे ये निषेचन की प्रक्रिया जब होगी, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे तब इसमें क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद बनेगा भ्रूण, उसके बाद बच्चे का प्रसव की अवस्था हो जाएगी। प्रसव मतलब होता है बच्चे का जन्म की अवस्था होती है, प्रसव। ठीक है, बच्चे की जन्म की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रसव की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई है ना। अब उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ जो है हार्मीफोलियल होते हैं। अगर हम बात करें एक लिंगी की, तो ऐसे जीव जैसे जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उसे हम एक लिंगी बोलते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य यूनिसेक्सुअल है। अब उभयलिंगी क्या होता है, उभयलिंगी ऐसे होते हैं जो नए जीव को उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनके युग्मनज की बात करें अगर हम, यह युग्मनज वृद्धि एवं विकास करके जो है नए जीव का जो है निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए उभयलिंगी में तुम्हारा आ जाता है कौन चीज़, केचुआ आ जाता है, हाइड्रा आता है, केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया, जोंक हो गया। ठीक है, ये सब तुम्हारे किस में आते हैं, सरसों हो गया। ठीक है, ये सब तुम्हारे किस में आते हैं, उभयलिंगी में आते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है उसको देखते हैं। ठीक है, आगे है इसमें कि पुष्पों में लैंगिक जनन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुष्पों में लैंगिक जनन। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको मैंने समझाया अच्छे से और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आएगा वीडियो को, ठीक है, पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं किसके बारे में, तो पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। किसके बारे में, पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में। तो मेरे रसगुल्लों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमने क्या कहा, पुष्पों में लैंगिक जनन। किसकी बात किया हमने, पुष्पों में लैंगिक जनन की बात किया हमने। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ठीक है, प्लांट। ठीक है, तो हमने लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, यही लिख देते हैं। इन इन फ्लावर प्लांट। ठीक, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय
पौधों में लैंगिक जनन, इसमें थोड़ा पानी लग गया इसलिए आपको अच्छे से दिखता नहीं होगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। अब ध्यान क्या देना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है कि पुष्प में अगर लैंगिक जनन की बात किया तो इसका फिगर बनाएंगे। आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके फिगर में बना करके आपको दिखाता भी हूं। रुक जाइए, ऐसे ना बनाऊं। ठीक, आप कैसे भी करके फूल को बना सकते हो, मैं आपको केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक, इस तरह से हमने इसको बना दिया। इसके अंदर की चीजें बना लेते हैं।
ठीक। अब ये रहा पुष्प। अब इसके हर एक पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। इसके हर एक पार्ट के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई पार्ट इसमें छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर चलेंगे, कौन कौन सा पार्ट क्या होता है। ठीक है, अगर हम इस डंठल की बात करें, जो हरा वाला हिस्सा होता है, जिससे क्या होता है, पुष्पासन जुड़ा होता है, जिससे पुष्पासन जुड़ा होता है, ये हरा वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, पुष्प वृंत, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। अब इसी पुष्प वृंत से ये लगा होता है पुष्पासन। क्या लगा होता है, पुष्पासन। क्या लगा होता है मेरे रसगुल्लो, पुष्पासन लगा होता है। क्या लगा होता है, पुष्पासन। ठीक है, अगर हम पुष्पासन की बात करें, किसकी बात करें, पुष्पासन की बात अगर हम करें, जिसको बोलते हैं, ठीक है, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। एक मिनट रुक जाइए, ये हो गया पुष्प वृंत। ठीक है, ओ मिस्टेक हो गया थोड़ा, इस वाले हिस्से को बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसको अब देख लीजिएगा। अगर हम बात करें किसके, पुष्पासन का, किसकी बात करें, पुष्पासन का, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसी वाले को हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस। ठीक, अब ये तुम्हारा क्या हो गया, पुष्प वृंत हो गया, पुष्प वृंत हो गया। क्या हो गया, पुष्प वृंत, जिसको बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। ठीक है, पेडिकल। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, पुष्पासन जो होता है, इसी के नाम से, जिस पे पुष्प आश्रित हो, जिस पे पुष्प आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। और जहां से, ठीक है, क्या नाम है, पुष्पासन जहां पे जाके खत्म हो जाता है, यानी कि पुष्पासन पुष्प वृंत से जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक डंठल के रूप में होता है, हरा वाला हिस्सा होता है। समझ में आ गई इतनी बात। आगे कौन सी बात है, अगर हम आगे की बात करें, किसकी बात करें, आगे की, तो ध्यान दीजिएगा, आगे जो कहा है उसी के अनुसार हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हरे नुमा हमने पत्ती के आकार का बनाया है, हरे नुमा जो पत्ती के आकार का बनाया है, ये क्या हिस्सा होता है, तो हरे नुमा जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो बाह्य दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज बोलते हैं।
ठीक, हमने क्या बताया, इस हरे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, जो पत्तीनुमा संरचना बनी है, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। ध्यान रखना एक चीज, जब इसका समूह होगा, यानी कि बाह्य दल का जब समूह होगा, तब हम इसे कहेंगे बाह्य दल पुंज। जब इस एक हिस्से में होगा तब इसे कहेंगे बाह्य दल। क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। तो सिंपली भाषा में हम इसको क्या कहेंगे, बाह्य दल। अभी पुंज ना लिखे, ठीक है। तो बाह्य दल को क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो बाह्य दल को क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखना, एक होता है सेपल, एक होता है पेटल। क्या होता है, सेपल होता है, और एक क्या होता है तुम्हारा, पेटल होता है। तो ध्यान रखिएगा, बाह्य दल को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं बाह्य दल को। ठीक, अब इसके समूह की अगर हम बात करें तो समूह क्या कहलाएगा, वो कैलिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा, जिसको बोलते हो बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हो, बाह्य दल पुंज। समझ में आया मेरे रसगुल्लों, मतलब इसी के अगर समूह होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे। तो मेरे रसगुल्लों ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को कहते हैं ना, ये जान तू मेरे बिना, ये जान तू मेरे बिना ही खुश है तो शिकायत, ठीक है, कैसी। ऐ जान तू मेरे बिना खुश है तो शिकायत कैसी, अब मैं तुम्हें खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। तो ये मेरी मोहब्बत कैसी, तो मोहब्बत इससे करना और किसी से नहीं, क्योंकि किताब है, अगर वो किताब से मोहब्बत आपकी हो गई तो आपको काबिल बना देगी, अगर आप लड़की से मोहब्बत करेंगे तो आपको भिखारी बना देगी। तो आइए, आप भिखारी बनना चाहते हैं कि काबिल बनना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए आइए देखते हैं, ये रहा, इसकी बात हमने कर दिया। अब ये जो तुम्हारा बाह्य दल होता है, ये हरे रंग का होता है। कैसे होता है, हरे रंग का होता है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसकी रक्षा प्रदान करता है, ताकि कीड़े मकोड़े उसको खा ना सके पुष्प को। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिखेंगे उसको, हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग आप लिखते चलेंगे, मैं आप लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे। समझ में आ रहा मेरी बात, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आई। दूसरी चीज़ क्या होते हैं, ये क्या होते हैं तुम्हारे, ये सहायक अंग होते हैं। बाह्य दल जो होता है ये सहायक अंग होते हैं, मतलब ये जब कली अवस्था में होते तो सहारा देते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। समझ में आया, कुछ पौधों में, कुछ पौधों तो पुष्प में। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, ये हरे रंग के होते हैं, हमने ये भी बता दिया। ये क्या काम करते हैं, क्या ना, प्रकाश संश्लेषण का भी काम कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान है क्या देना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं इन लाल वाले हिस्से की। किसकी बात कर लें, लाल वाले हिस्से की। तो अगर इनका समूह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। तो पहले एक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने कहा था सेपल, इसको हम क्या बोलेंगे, पेटल। इसके एक हिस्से को जो चमकीला भाग होता है, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है, इस पेटल को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। अब ध्यान क्या देना है मेरे रसगुल्लों, जब इसका समूह होगा, क्या होगा, समूह होगा, तब हम उसे कहेंगे दल पुंज। क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लों, दल पुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, कोरोना मत समझ लिया भैया, क्या है, कोरोला। ठीक है, अब ये जो कोरोला होगा, ये कौन सी स्थिति बनेगी, जब इस चमकीले वाले हिस्से का जो रेड कलर का होता, पीले कलर का होता, मतलब कई कलर के होते हैं, चटकीले कलर के होते हैं, मतलब इनका जो है ये रंग कई होते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, दलपुंज होते हैं। जब समूहों में लगे हों तब, जब गुच्छों में लगे हों तब, जब एक अगर हिस्सा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे, यानी कि दल कहेंगे। ठीक है,
ये रंगीन हिस्सा होता है, आप लिखेंगे इसमें कि ये रंगीन हिस्सा होता है, इसके एक भाग को हम पेटल कहते हैं। ठीक है, ये क्यों रंगीन होता है? ताकि जो है पुष्प पर, ठीक है, भौरे या कीड़े मकोड़े इस पे आकर्षित हों और परागण की प्रक्रिया शुरू हो सके। ठीक है, अगर ये चमकीले चमकीले सुगंधित वाले नहीं होंगे तो पुष्प पे जो क्या नाम है, इस पर जो है कीड़े मकोड़े आकर्षित नहीं होंगे और परागण की प्रक्रिया होगी नहीं। तो मेरे रसगुल्लो इतनी बातें मैंने आपको समझा दिया और देखने में ये आकर्षक भी होते हैं। समझ में आया इतनी बात? आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, ये भी तुम्हारे क्या होते हैं? ये भी तुम्हारे सहायक अंग होते हैं। ये भी क्या होते हैं? लास्ट में झड़ जाते हैं। समझ में आया इतनी बातें? आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद की जो हिस्सा होती है, ये वाला जो हिस्सा आपको डंठल की नुमा दिखाई दे रही है, जिसपे हमने दो टोपी के आकार के पहना के रखा है, इसमें क्या होता है? इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के हिस्सों को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। AN, ठीक है, एंथर। एंथर को हिंदी में कहते हैं भैया क्या बोलते हैं उसको? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? परागकोश बोलते हैं। यहां से लेकर के ये डंठल नुमा जो संरचना होती है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? तो उस डंठल वाले हिस्से को हम बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, जिसको बोलते हैं पूतंतु। क्या बोलते हैं? पूतंतु या फिर तंतु भी आप इसे कह सकते हैं। ये बीच से खोखला होता है, इसमें पानी भरा होता है। ये क्या करता है? परागकोश को सहारा प्रदान करता है। ये दोनों मिल करके क्या काम करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। यानी इन दोनों भाग को मिलाने को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये होगा स्टेमन, या फिर इन्हीं को अगर हम बात कर लें तो गायनोसियम भी बोलते हैं। क्या बोलते? सॉरी, एंड्रोसियम भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आपको आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ये जो पुंकेसर होता है, ये पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है मेरे रसगुल्लों? पुष्प का नर वाला हिस्सा कौन होता है? पुंकेसर होता है, जो कि पुष्प में नर के हिस्से के काम में आते हैं। इससे क्या होते हैं? इसी परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है मेरे रसगुल्लों। परागकण होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? पॉलन ग्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो? पॉलन ग्रेन बोलते हो। आगे मैं आपको पढ़ाते हुए चलता हूँ। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। इतनी बातें मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? पॉलन ग्रेन अभी अलग आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आप पार्ट के बारे में जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हिस्सा होता है? सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें? ये वाला हिस्सा अगर हम बात करें इस वाले की, तो इसको हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो स्टेमन, सॉरी स्टिग्मा बोलते हो। क्या बोलते हो? स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। यहाँ से जो नली नुमा एकदम गर्दन आया सुराही के जैसा, जैसे कहते हैं ना कि आपकी एकदम जो है गर्दन लग रहा है सुराही नियन। ठीक है, तो वही होता है सुराही नियन जो लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। एस, जो आप फैशन मारते हो वही है, जिसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। अब यहाँ से लेकर के ये वाला जो हिस्सा आपके सामने आ जाता है, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं अंडाशय।
क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? अंडाशय। तो ध्यान रखिएगा, अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, यानी कि अंडाशय। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र तीनों मिल करके क्या बनाएंगे? तीनों मिल करके तुम्हारे, यानी कि 1 2 3, तीनों मिल करके बनाएंगे क्या चीज़? स्त्री केसर। क्या बनाएंगे? स्त्री केसर बनाएंगे मेरे रसगुल्लों। ये जो स्त्री केसर जब बनाएंगे, जिसको बोलते हैं गायनोसियम। क्या बोलते हैं मेरे सुन्ना मुन्ना, मेरे टुन्ना मुन्ना? गायनोसियम बोलते हैं। ठीक है, ठीक। इसी गायनोसियम को जायांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे रसगुल्लों? जायांग, जो कि पुष्प का मादा हिस्सा होता है। कौन सा भाग होता है मेरे टुन्ना मुन्ना? पुष्प का मादा वाला हिस्सा होता है। मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो है हर एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी मिल गई। ठीक है, जो कि हमने बाह्य दल और दल पुंज बता दिया। अब चलते हैं पुमंग के बारे में, एक एक करके हुए पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लेंगे उसमें पुमंग, यानी जिसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, एंड्रोसियम। क्या बोलते हो भैया? एंड्रोसियम। चलो एंड्रोसियम पढ़ते हैं। अगर हम एंड्रोसियम की बात कर लें, किसकी बात करें? एंड्रोसियम की। तो मेरे रसगुल्लों, हमने एंड्रोसियम का हेडिंग देख रहे हैं आप, हमने लिखा है। तो आप इस बात का ध्यान में रखेंगे। यहाँ जो एंड्रोसियम है मेरे रसगुल्लों, ध्यान क्या देना है एंड्रोसियम वाले में? ठीक है, इसमें सबसे पहले चीज़ एंड्रोसियम, जिसको बोलते हैं आप पुंकेसर। ठीक है, इसमें आपको फिगर बनाना है। कैसे बनेगा? मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये रहा एंड्रोसियम। जब हम इसको काटते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे दिखाई देते हैं परागकण। क्या दिखाई देते हैं मेरे रसगुल्लों? छोटे छोटे पराग कण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे पराग कण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे पराग कण दिखाई देते हैं। तो चलिए हम उन पराग कणों को बना लेते हैं। ठीक है, इसी में छोटे छोटे परागकण के रूप में ऐसे बने रहते हैं। अब हमने क्या किया है? इसको हमने काटा है। क्या किया है? काट के रखा है। ठीक, अब क्या ध्यान देना है इसमें? हम हर एक नामकरण को दर्शा देते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, इसमें क्या चीज़ें होती हैं? ये वाला जो हिस्सा होता है, हमने आपको बताया था, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पूतंतु। इस वाले को हमने क्या कहा कि ये होता है एंथर। क्या होता है? एंथर होता है, जिसको बोलते हैं परागकोश। अब इस परागकोश को जब बीच से काटा गया, बीचों बीच जब काट दिया गया भैया, तब का निकला है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। इसको बीच से काटा गया है, तो देखा क्या क्या चीज़ गया है इसमें। ठीक है,
अगर हम बात करें एंथर को, तो इसमें पॉलन ग्रेन मिला है, यानी कि क्या चीज़ मिले हैं, ये छोटे छोटे जो इसमें मिले हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोले हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन मिला है, जिसको आप क्या बोलते हो, पराग कण बोलते हो, ठीक है। ये पराग कण जो होता है ये नर युग्मक होता है, क्या होता है, नर युग्मक होता है, जो कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, किसके वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण की प्रक्रिया कराता है। कौन सी प्रक्रिया कराता है, परागण की प्रक्रिया को करा देता है। समझ में आ गया। इसके एक भाग को, ठीक है, हमने आपको बता दें। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें 4 फलक होते हैं, ध्यान रखिएगा, 4 चतुष्क फलकीय होता है। कैसे होता है, चतुष्क फलकीय होता है, यानी इसमें क्या होते हैं, ये 2 कोष्टक वाले होते हैं, यानी कि एक कोष्टक में 2 फलक होते हैं, ठीक है, तो 2 कोष्टक होते हैं, तो 4 फलक इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पुमंग के बारे में, जो कि क्या होता है, ये पुष्प का नर वाला हिस्सा होता है। अब चलिए आइए देखते हैं जायांग के बारे में, ठीक है। तो जायांग के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे जिसको आप बोलते हो गायनोसियम, क्या बोलते हो, गायनोसियम। अगर हम गायनोसियम की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, गायनोसियम की, ठीक है, गायनोसियम जिसको बोलते हैं जायांग या फिर स्त्री केसर। तो ये जो जायांग होते हैं और स्त्री केसर जो होते हैं, इनकी बात अगर हम कर लें तो ये कैसे दिखाई देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए क्या चीज़ होते हैं भैया, ये हो गया तुम्हारा कौन सा हिस्सा, जायांग वाला हिस्सा। इसमें क्या क्या नाम हैं, मैं सबके नामकरण आपको लिख दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ठीक है, पेडिकल्स बोलते हैं। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृंत, इसको बोलते हैं पुष्पासन, ठीक है। इस वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, अंडाशय, यानी कि ओवरी। क्या होता है, ओवरी। इस वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, स्टाइल, वर्तिका। इस वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। समझ में आया। अब क्या होता है, जो एंडोसियम होते हैं वो इसी के परागकण पर आ जाते हैं। जब इसी पर आ जाएंगे वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये क्या होते हैं, नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक होता है, जो कि इसमें क्या है, एक अंकुरित होकर के एक नलीनुमा संरचना बना लेता है, ठीक है। जब हम इसको बीज से काटते हैं तो इसी में छोटे छोटे क्या होते हैं, बीज दिखाई देते हैं। जब इसको हम बीज से काटते हैं तो, ठीक है, आप इसका रूप देखने को पाएंगे गुड़हल में। किस में देखने को पाएंगे, गुड़हल वाले हिस्से में देखने को पाएंगे। तो इस तरह से राउंड टाइप बनेगा ये, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, ठीक है, हमने कहा ठीक है, इस तरह से चतुष्क फलकीय होते हैं। इन्हीं में क्या होते हैं, ये परागकण बने होते हैं, जो कि बीज होते हैं। क्या होते हैं, ये बीज होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बीज
बने होते हैं। क्या बने होते हैं? बीज बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं बीजाणु। क्या बोलते हो? बीजांड। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हो? बीजांड बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। ठीक है, बीजांड यानी कि ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्से को आप वर्तिका तो कह दिए हैं, लेकिन पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पिस्टिल भी बोलते हैं स्त्री केसर को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल भी बोलते हैं। तो हमने इस प्रकार से आप बनाएंगे, जयांग में लिखेंगे कि जयांग में क्या होता है। अगर हम बात करें, इसके एक इकाई को अंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। तो आप लिखेंगे क्या? जयांग और हेडिंग डालेंगे इस ठीक है, जयांग, और लिखेंगे कि यह पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का यह मादा भाग होता है। इसकी इकाई को अंडप या कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी एक इकाई यानी कि एक इसके भाग को क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, अंडाशय, वर्तिका और स्टाइल। अंडाशय, वर्तिका, सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल, जिसको बोलते हैं ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी कि 3 भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, 3 भाग इसके होते हैं। ठीक है, अब आप 3 भाग लिख चुके हैं। उसके बाद क्या होता है? अंडाशय जो होता है पुष्पासन से लगा होता है। अंडाशय पुष्पासन से लगा होता है, जो कि एक फूला चौड़ा भाग होता है। इसी अंडाशय में बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है, जिसको आप बीजांडाशय बोलते हो। यही बीजांड क्या करता है? बीज का निर्माण करता है, और ताकि ये जो है क्या होते हैं? यही बीज बीजांड का निर्माण करते हैं, और अंडाशय क्या होता है? ये फल भित्ति में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय फल भित्ति में परिवर्तित होने के बाद फल का निर्माण हो जाता है। समझ में आया इतनी बात? और वर्तिका जो होता है, अगर हम वर्तिका की बात करें तो यहाँ एक नली की जैसी संरचना होती है, जो वर्तिकाग्र से जुड़ी होती है। इसके जरिए नर युग्मक क्या होते हैं? ये अंदर आते हैं निषेचन के टाइम पर। वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र एक पुष्प का फूला चौड़ा भाग होता है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। इसी पे परागकण जो है आकर के जब बैठते हैं परागकण, ठीक है, तो इसमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है, जिसको नर युग्मक बोलते हैं। तो इसमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है, और धीरे धीरे क्या होते हैं? अंकुरण के बाद यहाँ से एक नर युग्मक और एक केंद्रक, जो दोनों नर युग्मक धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो एक उसमें से क्या कर देता है? निषेचन की प्रक्रिया कर लेता है, और एक नहीं कर पाता। ठीक है, तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे वो फल में परिवर्तित हो करके, ठीक है, एक नए जो है बीज का रूप ले लेकर, और उस बीज को फिर से बोया जाता है। फिर वो फल से क्या नाम है? उस बीज से एक पौधा तैयार होता है। फिर बीज से क्या बनता है? फल बनता है। फिर फल से फूल मतलब फल से पहले क्या बनता है? फूल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से धीरे प्रक्रिया यही चलती रहती है। समझ में आएगा इतनी बात? आगे की अगर हम बात कर लें इसमें, तो अगला हेडिंग आप जानेंगे जनन की प्रक्रिया। क्या डालेंगे? जनन की प्रक्रिया। तो जनन जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। पुष्प की अगर हम बात करें, पुष्प में 2 टाइप से जनन होते हैं। तो एक परागण की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले पॉलिनेशन की जो होती है। जनन की प्रक्रिया में पॉलिनेशन क्या होता है? अगर हम बात करें परागण, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर, पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल करके वर्तिकाग्र पर जाना, ठीक है, क्या कहलाता है? परागण की प्रक्रिया कहलाता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण की अगर हम बात करें तो इसमें जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर हम परपरागण की बात करें तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मेरे रसगुल्लों में आपको बना करके अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर से एक बार थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें परागण की, किसकी बात कर लें मेरे रसगुल्लों? परागण की। कहते हैं दुआओं पर हमारे एतबार रखना। ठीक है, दुआओं पर हमारे
एतबार रखना, दिल में आने ना कोई सवाल रखना, दिल में आए ना कोई सवाल रखना। देना चाहते हो तो अगर खुशियाँ हमें, देना चाहते हो अगर खुशियाँ हमें, तो बस आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन को देखते हैं। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं परागण। तो परागण की अगर हम बात करें तो इसी के वर्तिकाग्र पर अगर चलाए, ठीक है, परागकण किसी के वर्तिकाग्र पर चला जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। यानी आप लिखेंगे क्या चीज़ इसमें, लिखेंगे आप कि जब परागकोश से परागकण निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो इसे पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया इतनी बातें। पॉलिनेशन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। पहली चीज अगर हम बात कर लें, इसमें दो प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं स्वपरागण। उसके बाद दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, जिसको बोलते हैं पर परागण, ठीक, तो इन दोनों में अंतर भी आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये पूरा जो है टॉपिक। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है इसमें, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं,
चलिए भाई समझते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, जब स्वपरागण में क्या होता है, इसमें जब उस मतलब कोई पुष्प हो, ठीक है, एक ही जाति का कोई पुष्प हो, यानी कि कोई पौधा एक ही जाति का, तो उसी पुष्प के परागकोश से, उसी पुष्प के ये परागकोश, ये तुम्हारा क्या हो गया, परागकोश हो गया। इसी परागकोश से परागकण निकल करके, इसी परागकोश से परागकण निकल करके क्या निकलेंगे, परागकण। यही परागकण निकल करके जब पुनः इसी पुष्प के दूसरे परागकोश, दूसरे वर्तिकाग्र पर, यह तुम्हारा क्या हो गया, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और परागण की प्रक्रिया यहाँ कराते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, यानी आप लिखेंगे क्या चीज़ कि स्वपरागण जब एक ही जाति के पौधे के परागकोश से परागकण निकल करके उसी जाति के उसी पुष्प के, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर, ठीक है, परागण की प्रक्रिया कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसमें अगर हम बात करें सदाबहार, गुलमेहदी, मूंगफली, घूंटी, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया स्वपरागण। उसके बाद बात करें हम इसमें किसकी, पर परागण की, तो ध्यान रखिएगा पर परागण जो होता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसके जो है परागकोश से, परागकोश से परागकण का, परागकण का, परागकोश से परागकण का निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पर आना, ये क्या हिस्सा है, वर्तिकाग्र पर जाना, क्या कहलाएगा तुम्हारा, परागण, पर परागण कहलाएगा। यानी मैं आपको समझा दूं कि जब एक ही पौधे के पुष्प से, एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल करके उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, परागण की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा चीज क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए सदाबहार हो गया, और क्या नाम है, गुलमेहदी हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, सदाबहार, गुलमेहदी और क्या है, मूंगफली, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो ETC। और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे तुम्हारा हो जाएगा कीट, परागण की प्रक्रिया कराएगा, इसमें माध्यम की आवश्यकता हो गई, तो कीट हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है, और जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, जंतु हो गया, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब अगर हम बात करें कि कीटों द्वारा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कीट द्वारा क्या क्या होती हैं, तो कीट द्वारा किस में होता है, अगर हम कीट द्वारा की बात करें तो किस चीज़ में होता है कीट द्वारा, तो कीट परागण की अगर हम बात करें तो वो होता है सूर्यमुखी गेंदा, किस में होता है, सूर्यमुखी गेंदा में, सूर्यमुखी गेंदा, और क्या नाम है इसमें, सैल्विया में, इन सब चीज़ों में होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसमें, ठीक है, ये तो हो गया कीट परागण। अब अगर हम बात कर लेते किस में, वायु परागण की, तो वायु परागण किस में होता है, तो वायु द्वारा परागण किस में होता है, तो अगर हम वायु द्वारा की बात कर लें तो जैसे तुम्हारा गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मक्का, गेहूं, धान, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें यहीं पे, ठीक है, किसकी, ये तो हो गया वायु द्वारा, ठीक है, कीट द्वारा भी हो गया।
अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए क्या चीज़ हो गया, हम इसे बता देते हैं आपको, ठीक है। ये तो हो गया कीट द्वारा और वायु द्वारा। जैसे इसमें अगर हम बात कर लें किसके, ठीक है, आम हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, आम बबूल का पेड़, ठीक है, सेमल हो गया यानी कि जिसको सेम बोलते हो। इन सब में क्या होता है, गिलहरी व चिड़ियों द्वारा होता है, मतलब गिलहरियाँ होती हैं और चिड़िया जो है इसमें सब में परागण की प्रक्रिया कराती हैं। उसके बाद बात करें कदम व कचनार में, कदम हो गया, कचनार हो गया। कदम और कचनार में जो है चमगादड़ द्वारा होता है, किसके द्वारा, चमगादड़ द्वारा होता है। और आर्किड में घोंघा द्वारा परागण की प्रक्रिया होता है। तो हमने आपको इतनी चीज़ें बता दी। फिर आगे आपकी हेडिंग जो पड़ती है वो पड़ेगा आपका परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। मतलब परागकण का अंकुरण कैसे हुआ, इसमें पराग नलिका की वृद्धि कैसे हुई, ये आपको इसमें हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग 5 मिनट क्या कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम भी थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक। चलिए मेरे रसगुल्लों, आप लोगों ने जो है अब चार्ज हो चुके होंगे आप, ठीक है। जब चार्ज हो चुके होंगे तो चलिए हम अगला टॉपिक हम देखते हैं, ठीक है, जो कि हम टॉपिक आपको बोल के गए थे, ठीक है। पराग कण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। पराग नलिका वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ।
ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना है कि जो परागकण आया है, ये जो परागकण है भैया, ठीक है, जब इस पे आया तो वर्तिकाग्र पर जब आया है, किस पे आया है, वर्तिकाग्र पर, तब यहाँ पे अंकुरण की प्रक्रिया हुई। क्या प्रक्रिया हुई, अंकुरण की। किसकी प्रक्रिया हुई, अंकुरण की। जब यहाँ पे नमी पाया, अंकुरण की प्रक्रिया हुआ, तो इसके अंदर जो है नर युग्मक एक जो है केंद्रक होता है, ठीक है, जनन केंद्रक होता है, जो कि कायिक भाग से, इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक जनन केंद्रक होता है, एक जो तुम्हारा वर्धी केंद्रक होता है, ठीक है, जनन केंद्रक होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, वर्धी केंद्रक होता है। तो इसी से क्या होते हैं, दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों केंद्रक क्या होते हैं, जनन केंद्रक और जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक, दोनों केंद्रक क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब दोनों केंद्रक आगे की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, किससे मिलते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला बीच वाला हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को इस वाले को बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका। इसके बगल में जो दो लगे हैं, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नर युग्मक धीरे धीरे आगे जब बढ़ेगा तो आएगा, इससे मिलेगा, किससे, अंड कोशिका से जब मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। किसकी प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद क्या होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 16, ऐसे करके ये जो है तब तक ये क्या नाम है, परिपक्व होते जब तब तक ये जो है विभाजित होते रहते हैं, जब तक कि इसके अंदर जो है ये परिपक्व रूप से बन ना जाए, तब तक ये क्या होते हैं, परागण की प्रक्रिया इसमें होती रहती है। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ओव्यूल्स बोलते हो, ठीक। अब अगर हम बात कर लें, ये हो गया बीजांड्स। इसके अंदर जो हमने रेड कलर का बनाया है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं, जिसमें भ्रूण क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसको बोलते हैं इम्ब्रियो, इम्ब्रियो सेक, ठीक है। ये क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे क्या चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है। कि जब परागकोश से परागकण निकल करके, ठीक है, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका अंकुरण होता है। क्या होता है, अंकुरण होता है। जब वो अंकुरण कर लेते हैं तो वहाँ से एक नली निकलती है, जिसको बोलते हैं पराग नली। इस नली को क्या बोलते हैं, पराग नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग नली, ठीक है। इसी पराग नली के अंदर क्या होते हैं, पराग नली के अंदर से क्या नाम है, दो जनन केंद्रक, दो जो है केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक, और वर्धी केंद्रक, जिसको हम कायिक केंद्रक बोलते हैं। दोनों केंद्रक इसी पराग नलिका के अंदर से होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जब ये चले जाते हैं तो आगे क्या लिखना है कि धीरे धीरे क्या होते हैं, नलिका के जरिए जो है ये आ करके मिलते हैं, किससे, भ्रूण कोश से। किससे मिलते हैं, भ्रूण कोश से मिलते हैं। और जब ये धीरे धीरे भ्रूण कोश से मिलते हैं तो इनके केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके पश्चात दो नर केंद्रक व नर युग्मक का निर्माण होता है यहीं पर, ठीक है। इनके जो है केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होने के बाद दो नर युग्मक या दो केंद्रक का, ठीक है, नर केंद्रक या दो नर युग्मक का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, ये आगे की तरफ आते हैं और किससे मिलते हैं, अंड कोशिका से मिलते हैं।
ताकि जो है क्या कर सके, ये निषेचित करके, ठीक है, एक परिपक्व भ्रूण बना सके। तो ये रहा इसकी संरचना। आगे है तुम्हारा द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। क्या है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, यानी कि बाई सेक्सुअल किसे कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसके पुष्प में, मतलब ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग तथा जायांग एक ही पुष्प में पाया जाता है, जिसमें पुमंग और जायांग मतलब स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों एक ही में पाए जाते हों, उन्हें हम कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। ठीक है। अब एक लिंगी किसे कहते हैं, ऐसा पुष्प जिसमें केवल अलग अलग, ठीक है, मतलब किसी में जायांग पाया जाएगा तो पुमंग नहीं, किसी में पुमंग पाया जाएगा तो जायांग नहीं, तो उसे हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है। तो एक लिंगी द्विलिंगी आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका सॉरी, अगला जो टॉपिक है वो है बीजांड द्वार। क्या है, बीजांड द्वार। तो अगला हेडिंग आप लगाएंगे बीजांड द्वार। अगर हम बीजांड द्वार की बात करें, किसकी बात कर लें, बीजांड द्वार की, तो आप हेडिंग लगाएंगे बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें फिगर बनता है। इसी फिगर से मैं आपको हर एक टॉपिक आपको समझा देता हूं। चलो देखते हैं।
बीजांड की अनुप्रस्थ काट का ये फिगर है। तो बीजांड के अनुप्रस्थ काट का जो फिगर है इसमें सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बात कर दूं अगर, तो ऊपर से, ठीक है, इसको बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग। जिसको क्या बोलते हो? चलाजा बोलते हो। क्या बोलते हो? चलाजा। ठीक है, चलाजा। ये हो गया तुम्हारा निभाग। जस्ट बीजांड द्वार के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं, यानी कि चलाजा कहते हैं। समझ में आया? इसी के जस्ट सामने वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार, जिसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, फिली। ठीक। अब ये बीजांड द्वार जो होता है इसके अंदर जो है बीजांड जो है प्रवेश करते हैं। बीजांड द्वार से क्या प्रवेश करते हैं? बीज प्रवेश करते हैं, नर युग्मक प्रवेश करते हैं। अब इसमें समझाते हैं। इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं आंतरिक आवरण। क्या बोलते हैं? आंतरिक आवरण, या फिर बोलते हैं इसको अंतः आवरण। क्या बोलते हैं? अंतः आवरण, जिसको बोलते हैं इनर कवर। ठीक। इसके बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कवर, यानी बाह्य आवरण बोलते हैं। समझ में आया इतनी चीजें? अब हम क्या देख लेते हैं, और चीजें देखते हैं इसमें। इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो हमने कहा था कि इसको बोलते हैं अंड कोशिका, या फिर इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। इसके बगल में जो चीजें हैं दोनों, ये एक एक ये, इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? हेल्पर सेल। ठीक है, तो इसको इधर लिख देता हूं। सहायक कोशिका। समझ में आया? अब उसके बाद जो चीजें हैं ये दोनों, ये क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। कौन से? ध्रुवीय केंद्रक। कौन से केंद्रक होते हैं? केंद्रक बात कर लें, या फिर ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हो? न्यूक्लियस, या फिर द्वितीयक केंद्रक बोलते हो। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो इन तीनों को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, ये इतना आपको हमने लिख करके बता दिया। दूसरी चीज क्या होती है? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा क्या हिस्सा होता है? बीजांड वृंत होता है। बीजांड वृंत, जिसको बोलते हैं, ठीक है, बीजांड वृंत को फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल। ठीक है, जहाँ से बीजांड वृंत जो है बीजांडाशय से जुड़ा होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइलम, जिसको बोलते हैं नाभिका। नाभिका, यानी कि हाइलम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें हमने आपको इसमें नामकरण करके बता दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है,
इसमें लिखना कैसे क्या क्या चीज़ है, जैसे जैसे मैं बताते चलूँगा वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए टॉपिक आपका आ गया कि बीजांड की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए या फिर बीजांड की संरचना बनाइए, तो आपको ये फिगर बनाना, फिगर के बाद नामकरण तो करना, उसका नामकरण करने के बाद क्या करना, उसको लिखना कैसे गए, जैसे जैसे इसको आपने बनाया है वैसे वैसे आपको लिखना भी है। मतलब कैसे कैसे बताते हैं कि ये जो होता है यानी कि अंडाशय, ये क्या होता है, बीजांड जो होता है ये पुष्प का स्त्री भाग होता है यानी कि जायांग भाग होता है। पुष्प का स्त्री केसर वाला हिस्सा होता है जिसको बोलते हो कार्पल। क्या बोलते हो, कार्पल बोलते हो। तो कार्पल वाला हिस्सा यानी कि मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय में अंडप का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय में अंडप का निर्माण होता है, जो कि अंडाशय क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, अंडाशय फूल करके अंडप का निर्माण करता है। इसी के अंदर जो है बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। और बीजांड के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीजाणु यानी कि बीज का निर्माण होता है, जो कि निषेचन के बाद जो है अंडाशय फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। प्रत्येक बीजांड जो होता है, मतलब हर एक बीजांड क्या काम करता है, तो प्रत्येक बीजांड अंडाशय की दीवार को से एक छोटे, ठीक है, पतले वृंत द्वारा जुड़ा होता है। एक पतले छोटे वृंत द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बीजांड, ये तुम्हारा क्या है, बीजांड किसके द्वारा जुड़ा होता है, बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, बीजांड वृंत जिस चीज से जुड़ा होता है उस स्थान को हम नाभिका कहते हैं। जिस स्थान पे जुड़ा होता है उस स्थान को हम चलाजा कहते हैं। इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, बीजांड काय होता है। बीजांड के ऊपर जो वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। ठीक है, बीजांड के चारों तरफ क्या होता है, बीजांड काय होता है। बीजांड के जस्ट नीचे, बीजांड के एकदम ऊपर साइड में, बीजांड के एकदम ऊपर साइड में यानी कि बीजांड द्वार के विपरीत, ठीक है, चलाजा होता है। और बीजांड द्वार से क्या होता है, बीजांड द्वार से नर युग्मक प्रवेश करते हैं बीजांड में। ठीक है, नर युग्मक प्रवेश करते हैं यानी कि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, बीजांड, अब बात हम ऐसे कर लें कि बीजांड काय में एक स्थान पर छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार बोलते हैं। इसी के जरिए बीजांड द्वार के जरिए, ठीक है, क्या होते हैं, ये अंदर जाते हैं। बीजांड के जरिए जो है क्या होता है, नर युग्मक अंदर जाते हैं और इसमें थैलीनुमा एक संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बनाते हैं। ठीक है, जब ये जाते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, इन्हीं भ्रूणकोश में, ठीक है, जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार के तरफ 2 सहायक कोशिका होती हैं और एक बीच में अंड कोशिका होती है जो निषेचन के समय भूमिका निभाती है फर्टिलाइजेशन करने में। ठीक है, उसके बाद एक केंद्रक, उसमें जो है एक केंद्रक होता है। उसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, तुम्हारा देख रहे हैं आप, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बस यहीं तक आपका ये हो जाता है। समझ आती इतनी बात। उसके बाद है निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया भी हमने बता दी। निषेचन के बाद क्या होता है, इसमें द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। पहले सिंगल युग्मनज होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करके ये बनते रहते हैं। ठीक है, इनमें द्विगुणन की प्रक्रिया होती है। द्विगुणन और त्रिगुणन समझ में आना चाहिए। त्रिगुणन मतलब होता है 3n और द्विगुणन मतलब 2n और आगुणन का मतलब जिसको बोलते हैं आगुणित उसको बोलते हैं n। ठीक है, इतनी बातें आपको समझा दिया हमने। उसके बाद क्या है, निषेचन के बाद बीज का निर्माण क्या होता है, यानी कि निषेचन के बाद जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन के बाद फल का निर्माण कैसे होता है, इसमें हम सीधे सिंपली भाषा में लिख देते हैं निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। तो निषेचन के बाद होने वाले क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो निषेचन के बाद कौन कौन सी परिवर्तन होते हैं इसको भी आपको देखना है।
तो आप हेडिंग डालेंगे निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, यानी कि चेंज आफ्टर चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। ठीक, तो निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जो बाह्य दल पुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। अगर हम बाह्य दल पुंज की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ध्यान क्या देना है इसमें, समझिए कि अगर हम कैलिक्स की बात करें, जिसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ये किस में बदलता है निषेचन के बाद? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या चीज आएगी? कोरोला है। क्या है? कोरोला। क्या है? कोरोला, जिसको बोलते हैं दलपुंज। ये किस में बदलेगा? उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है पुंकेसर, स्टेमन, पुंकेसर। तो पुंकेसर किस में बदलेगा? ठीक है, ये बताना है। वर्तिकाग्र है उसके बाद, वर्तिकाग्र को बोलते हैं स्टिग्मा। ये किस में बदलेगा? उसके बाद क्या है? तो उसके बाद स्टिग्मा के बाद है स्टाइल, जिसको बोलते हैं वर्तिका। उसके बाद क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हम ओवरी बोलते हैं। ठीक, फिर अगला क्या आएगा तुम्हारा? तो बीजांड आएगा। बीजांड को क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। अब आगे क्या आएगा? एग सेल आएगा। जिसको बोलते हैं अंड कोशिका। ये किस में बदलेगा? फिर आएगा तुम्हारा अंडाशय की भित्ति। ओवरी वॉल, अंडाशय भित्ति। उसके बाद क्या आएगा? द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी केंद्रक। सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये किस में बदलेगा? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है तुम्हारा क्या चीज? तो उसके बाद है तुम्हारा बीजांड काय। ठीक है, यानी कि ओव्यूल सेक, बीजांड काय। उसके बाद क्या होता है? बीजांड वृंत होता है। बीजांड वृंत।
तो ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। बीजांड वृंद को बोलते हैं, ठीक है, फ्यूनिकल। अब हम क्या क्या चीज़ किसमें परिवर्तित होते हैं उसको हम जान लेते हैं। ध्यान देना है। सबसे पहली बात अगर हम कर लें बाह्य दलपुंज की, तो निषेचन के बाद बाह्य दलपुंज क्या होता है, मुरझा कर गिर जाता है। क्या होता है, मुरझा कर गिर जाता है। तो ये क्या होगा, मुरझा कर गिर जाता है। ठीक, जब मुरझा कर गिर जाता है, ये समझ में आया। लेकिन कंडीशन है, परंतु यहाँ पे मिर्ची हो गया, यानी कि मिर्च, जो मिर्चा होता है, टमाटर होता है, बैगन होता है, इनमें क्या होता है, फल के साथ लगे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अपवाद होते हैं। तो उसके बाद है दलपुंज। क्या है, दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, ये भी तुम्हारा क्या होता है, मुरझाकर गिर जाता है। उसके बाद पुंकेसर। पुंकेसर निषेचन के बाद मनुष्य का कौन काम होने के बाद पुरुष का कौन काम, पुरुष वैसे फेंक उठी, ठीक है, तो वही है पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है, ये सूख कर झड़ जाते हैं, सूख कर झड़ जाते हैं। आप जानते हो ना कि जो पुरुष होता है ना, बच्चा सूख का छुहाड़ा बन जाता है, वही चीज़ है। उसके बाद है स्टिग्मा। अगर हम स्टिग्मा की बात करें, स्टिग्मा की, तो ये भी मुरझा जाती हैं, यानी क्या होता है, मुरझा जाती हैं। स्टिग्मा क्या होती है, मुरझा जाती हैं। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, ये भी तुम्हारा मुरझा जाती हैं। अगला क्या है, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है बीजांड। बीजांड किस में बदलता है, तो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है एग सेल। तो अंड सेल, यानी कि अंड कोश के किस में बदलता है, तो भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण में बदलता है। उसके बाद है ओवरी वाल, यानी कि अंडाशय की भित्ति किस में बदलती है, तो फल भित्ति में, फल भित्ति में बदल जाती है। उसके बाद है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीयक केंद्र किस में बदलता है, तो भ्रूणपोष में बदल जाता है। भ्रूण पोष में बदलता है। ठीक, उसके बाद क्या है तुम्हारा ओव्यूल सेक, यानी कि बीजांड काय, तो किस में होता है, तो बीजांड काय बीज का आवरण बनाता है। बीज का आवरण बनाता है। बीजांड वृंत किस चीज से बनाता है, तो बीज का वृंत बनाता है। बीज का वृंत बनाता है। तो ये रहा निषेचन के बाद की घटनाएं। तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं। ठीक, अगला है मनुष्य में लैंगिक जनन। मनुष्यों में अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो सबसे पहले आता है यौना आरंभ। लैंगिक जनन
में क्या आता है, यौना आरंभ, जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। यौना आरंभ क्या होता है, आप इसे लेक्चर के माध्यम से थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है, ठीक है। तो यौना आरंभ जो होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जैसे इसको बोलते एक प्रकार से आधी तूफान की अवस्था भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, आधी तूफान की अवस्था को यौना आरंभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा यौना आरंभ की बातें। उसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए है। यौना आरंभ क्या होता है, ये लड़की और लड़कियों में होता है। जब छोटे होते हैं तो इनमें छोटे पर नहीं होता है, धीरे धीरे जब ये परिपक्व होने लगते हैं तब इनमें जो है यौना आरंभ शुरुआत होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी आना, ठीक है। क्या आना, मैच्योरिटी आना, ठीक है। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपने से, ठीक है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि यौना आरंभ जो होता है ये लड़कों में, ठीक है। अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों में यौना आरंभ जो स्टार्ट होता है, जो आपके बुक में दिए गए हैं वो 13 से 14 दिए गए हैं, 13 से 14 दिए गए हैं, कहीं कहीं पर, ठीक है, 13 से 15 दिए गए हैं। तो लड़कों में 13 से 15 होता है और लड़कियों में जो होता है 10 से 12 होता है यौना आरंभ। समझ में इतनी बात। यौना आरंभ का मतलब क्या हुआ, जैसे इनमें गौण लैंगिक विकास का होना, मतलब इनके शरीर में परिवर्तन दिखाई देना, चाहे लड़की हो या लड़का, उनके शरीर में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वही यौना आरंभ कहलाता है, ठीक है। तो आप हेडिंग इसमें डाल सकते हैं कि गौण लैंगिक लक्षण भी इसमें होते हैं, ठीक है। इनके हार्मोन चेंजिंग होते हैं, तो आप हेडिंग डाल के अलग अलग लिख भी सकते हैं। आप लिखेंगे पहले कि क्या नाम है, लड़कों में यौना आरंभ, ठीक है। लड़कों में यौना आरंभ की अगर हम बात करें, सबसे पहले चीज़ क्या होता है, इनकी मांसपेशियों के विकास होना, यानी कि इनकी मांसपेशियों में शक्तिशाली का बनना। इनकी मांसपेशियां क्या होती हैं, शक्तिशाली बन जाती हैं। अस्थियों का आकार जो है वृद्धि करने लगता है, मतलब इनके कंधे चौड़े हो जाते हैं। इनके कंधे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरे कंधे क्या चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। आवाज़ में भारीपन आता है, कौवा की तरह होता है भैया इनकी आवाज़, ठीक है, कोयल की तरह ना हो पाता। उसके बाद क्या होता है, इनमें जनन अंगों पर इनके क्या होते हैं, ठीक है, जनन अंगों और शरीर पर क्या होते हैं, ठीक है, छाती और चेहरे पर भी बाल आ जाते हैं। इनके जनन अंगों पर भी बाल आते हैं, ठीक है, छाती पर भी बाल आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर, ठीक है, और क्या होते हैं, चेहरे पर भी बाल आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विषण कोष जो होता है, विषण कोष यानी कि जो प्राइवेट वाला हिस्सा होता है, विषण कोष जो पेनिस की आकृति जो क्या होती है, इनमें पेनिस की जो आकृति हो, जिसको आप लिंग बोलते हो, लिंग की आकृति क्या होती है, उसमें भी वृद्धि होने लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विषण कोष में शुक्राणु जो है बनने लगते हैं। विषण कोष जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, ठीक। अगला क्या बनेगा तुम्हारा, इनकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है, तैलीय हो जाती है। कैसे हो जाती है, तैलीय हो जाती है। इसलिए जब देखो तुम जब ये वर्क वगैरह करते हैं, ठीक है, तो देखोगे एकदम तेल की तरह क्या होता है, इनका शरीर जो है फिसलता है, ठीक। और इनमें जो है हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का जो हार्मोन्स वो स्रावित होने लगता है। समझ में, इतनी चीज़ें हमने आपको बता दिया लड़कों के गौण लैंगिक लक्षण या यौना आरंभ अवस्था में। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, लड़कियों की यौन आरंभ अवस्था में, तो इनके क्या होता है, जघनों पर, यानी कि जंघों पर क्या होते हैं, इनके जंघों के मध्य जनन अंगों पर बाल आ जाते हैं। मतलब ये वाला जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ का, इनके प्राइवेट वाले हिस्से पे क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनमें स्तन का विकास होता है। किसका विकास होता है, स्तन का विकास होता है। इनके स्तन पर क्या होते हैं, एक जो है काले नुमा जो है एक संरचना दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम्बिका भी बोलते हैं, हाँ तुम्बिका, ठीक है, नहीं सॉरी, नितंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नितंब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनमें मासिक चक्र का शुरुआत हो जाता है, जिसको आप रजोधर्म बोलते हैं, यानी कि MC बोलते हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हो, उसका भी श्रावण होने लगता है,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, श्रोणि मेखला यानी कि ये वाला हिस्सा क्या होता है, कमर वाला हिस्सा क्या होता है, वो फैल करके मतलब ये चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है फैल करके, ठीक है। अब चौड़ा क्या होता है, जब इसको हम पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र तो उसमें आपको मिलेगा। हालांकि मादा जनन तंत्र इसमें और नर जनन तंत्र इसमें नहीं पढ़ाएंगे, उसकी जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर उसको समझाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, समझ में आया? उसके बाद क्या होता है, बाह्य जनन अंगों का इनके विकास भी होता है। मतलब जो इनका बाहरी हिस्सा होता है, जनन अंग जो होते हैं, अंदर वाला जो प्राइवेट हिस्सा होता है, उनका क्या होता है, धीरे धीरे विकास भी होने लगता है। और इनके आवाज़ क्या होते हैं, एकदम मधुर होते हैं। कैसे होते हैं, मधुर होते हैं, ठीक है। इनमें जो है कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी दिखाई देता है। तो ये रहा, इनमें हार्मोन्स चेंजेस भी होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं, और रिलैक्सिन हार्मोन्स भी क्या होते हैं, इनसे रिलीज होते हैं। तो ये रहा इनके प्यूबर्टी के बारे में, यानी कि यौना अवस्था के बारे में हमने जो कि बता दिया आपको, ठीक है। आगे क्या चीज़ तुम्हारा बनेगा, आगे है तुम्हारा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, और उसके बाद है शुक्राणु की संरचना। इन सभी का वीडियो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप वहां से ठीक है क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं तो आपकी जो वीडियो अगर हम समझाने लगेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक। बाकी इसमें चीज़ें क्या बचती हैं, अब इसमें बच जाता तुम्हारा जनन स्वास्थ्याय। जनन स्वास्थ्याय का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, ठीक है। तो जैसे कोई फिजिकली हो यानी कि शारीरिक हो, ठीक है, भावनात्मक हो इमोशनली हो, सामाजिक हो सोशियोलॉजी हो, ठीक है, और बिहेवियर हो मतलब उसका व्यवहार कैसा, मतलब यदि कोई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो, भावनात्मक से हो, और उसके बाद क्या हो, शरीर से हो, व्यवहार हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से यदि वो स्वस्थ है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हर एक चीज़ में स्वस्थ है, तो जनन स्वस्थ के अंतर्गत वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जनन स्वस्थ में कुछ रोग होते हैं, जैसे तुम्हारे क्या होते हैं, संचारित रोग, ठीक है, लिंग संलग्न रोग। लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं कि ऐसे रोग, ठीक है, ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शरीर संबंध बनाने पर, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं। मतलब ऐसे रोग, लिंग संलग्न रोग ऐसे रोग कहलाते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति से शरीर संबंध बनाने से, मतलब नर जो है अगर वो फीमेल से संबंध, मेल अगर फीमेल से संबंध बनाता है तो उस समय क्या होगा, ठीक है, जो मेल को जो है क्या नाम है बीमारी हुई रहेगी वो उस फीमेल में भी हो जाएगी, तो उसे हम ऐसे क्या कहेंगे, लिंग संलग्न कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे संक्रमित व्यक्ति, ठीक है, ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर से दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे में संबंध बनाने पर चले जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फैल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग संलग्न रोग कहते हैं, ठीक है। लिंग संलग्न रोग जो होते हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक जीवाणु द्वारा होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, वायरस द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं, जैसे तुम्हारा हो गया तुम्हारा सुजाक हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया, सुजाक और सिफिलिस हो गया, जीवाणुओं द्वारा आपके रोग होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या प्रक्रिया आती है, उसके बाद की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है, और उसके बाद संक्रमण रोग आता है। तो संक्रमण रोग की अगर हम बात करें, जैसे HIV हो गया, ठीक है, HIV हो गया, एड्स हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, वायरस द्वारा संक्रमित रोग होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वीडियो, आपको एक वीडियो और हम लेकर के आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपका जो है, अगले वीडियो में आपका पूरा जो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं, इसमें बचा तुम्हारा परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन किसे कहते हैं ये बताना है, और इसमें थोड़ा टॉपिक बाय टॉपिक करके लिखाना भी है, ठीक है। तो इसलिए लिख नहीं पाऊंगा अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए। कहते हैं ना कि जिन्हें पिता की नसीहतें और घर की मुसीबतें याद हैं वो
भूल कर भी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा तो आप भी गलत चैनल पे मत जाइएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे का भला हो सके। जय हिंद।